आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। आज ज्ञान मीमांसा का 5वां सेशन निवेदन करूंगा निशा जी से। लेकिन उससे पूर्व अगर कोई जिज्ञासा हो तो पहले हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। भगवती इस शब्द से हमें शुरू करना है। करूं स्टार्ट। यस। भगवती में अवधि ज्ञान के दो प्रकार बतलाए गए हैं, आधोवधिक और परमाधोवधिक। स्थानांक में अवधि ज्ञान के दशावधि और सर्वावधि ये दो प्रकार निर्दिष्ट हैं। जय धवला में अवधि ज्ञान के तीन प्रकार मिलते हैं, दशावधि, परमावधि और सर्वावधि। प्रस्तुत सूत्र में विषय वस्तु का प्रतिपादन अवधि ज्ञान के तीनों प्रकारों को लक्ष्य में रखकर किया गया है। अवधि ज्ञानी जगन्यतः अनंत रूपी द्रव्यों को जानता देखता है, यह सर्व सामान्य निर्देश है। अवधि ज्ञानी उत्कृष्टतः सब रूपी द्रव्यों को जानता देखता है, यह निर्देश परमावधि और सर्वावधि की अपेक्षा से है। अनंत की व्याख्या आवश्यक निरुक्ति में मिलती है। पुद्गल की 8 वर्गणाएं हैं, औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, आहरक वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, श्वासोच्छ्वास वर्गणा, मनोवर्गणा, कर्म वर्गणा। निरुक्ति के अनुसार प्रारंभिक अवस्था वाला अवधि ज्ञानी तेजस और भाषा वर्गणा के मध्यवर्ती द्रव्यों को जानता है। ठीक है, विशेष एक बार यहाँ रोकना चाहूंगा। देखिए, अब तक हमने मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के बारे में समझा था। आज हम यहाँ से जो प्रारंभ करें, यहाँ अवधि ज्ञान प्रारंभ हुआ, तो अवधि ज्ञान के संबंध में सबसे पहले तो इसके भेद बताए गए हैं। अलग अलग ग्रंथों में जो भी बातें आई है, भगवती में दो प्रकार हैं, स्थानांग यानी कि ठाणम, वहां पर भी दो प्रकार हैं। और जय धवला, ये जय धवला जो पुस्तक है ये दिगंबर संप्रदाय की है, इसमें तीन प्रकार बताए गए हैं। तो अगर अवधि ज्ञान के संबंध में कोई प्रश्न आए तो हमें सारी चीजें पता हो तो हम आराम से लिख सकते हैं, भाई इसके अकॉर्डिंगली ये, इसके अकॉर्डिंगली ये। क्योंकि तत्व ज्ञान जो होता है ना, वो हमारे मन से लिखने की चीज नहीं है। तत्व ज्ञान से संबंधित कोई भी बात जो भगवान ने बताई या जो ग्रंथों में पढ़ी, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो बेटर होता है अगर हम साथ में रेफरेंस दे दें, तो हमारा उत्तर और अधिक अच्छा बन जाता है। तो बस ये ध्यान रखना है हमें, भगवती में दो प्रकार जो है, आधोवधिक और दूसरा है परमाधोवधिक। तो इनमें डिफरेंस क्या है? जो अवधि ज्ञान तरतमता वाला होता है, मतलब जो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, कम ज्यादा होता है, जिसको हम देश अवधि भी कह सकते हैं, वह है आधोवधिक भगवती के अनुसार। और दूसरा जो परमाधोवधिक है वह कंप्लीट है, मतलब सर्व मान लो, परम मान लो, जो सबसे बड़ा। अवधि ज्ञान की एक रेंज हमने पढ़ी थी, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की दृष्टि से। तो जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है वह इसमें सेकंड वाले में आ गया। और फर्स्ट के अंदर देश है, मतलब वहां पे कोई भी चीज आ सकती है जो उससे कम हो, जो हाईएस्ट से कुछ भी कम है वो सब अधोवधिक में आ जाएगा। सिमिलरली जो स्थानांक के अनुसार है, उसमें भी वैसा ही है कि देशावधि और सर्वावधि, ये जो दो भेद है। अगेन, सर्वावधि का मतलब कंप्लीट नॉलेज एंड देशावधि का मतलब अ, एक तरतमता वाला, जो हाईएस्ट से कुछ ना कुछ कम है, कुछ कम हो सकता है, कुछ ज्यादा कम भी हो सकता है। जैसे हम एक अंतर मुहूर्त शब्द यूज करते हैं, तो उसमें भी ऐसे ही मीनिंग है। अब कोई कहते हैं कि अंतर मुहूर्त समय लगा, तो कितना समय लगा? 5 मिनट लगा, 15 मिनट लगा, 20 मिनट लगा, या 47 मिनट लगा? हमें श्योरिटी नहीं हो सकती, क्योंकि उस शब्द में सारे काल आ जाते हैं। तो मुहूर्त आया मतलब 48 मिनट, और 48 मिनट से कुछ भी कम है तो वो सब अंतर मुहूर्त में आ जाता है। वैसे ही जो देशावधि होता है, उसमें अलग अलग तरतमता वाले सब अवधि ज्ञानी उसमें आ जाएंगे, उनके ज्ञान का समावेश इसमें हो जाता है। फिर जो तीन पद आए हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, अब इसमें एक अपेक्षा और जुड़ी है कि अब सर्वावधि और परमावधि दोनों तो हाईएस्ट ही है, तो फिर उसमें क्या अंतर है? तो यहाँ पर भी एक अपेक्षा से थोड़ा अंतर ये बताया गया है कि परमावधि का क्षेत्र इतना बड़ा है कि वो सब कुछ देख पाता है, लेकिन सर्वावधि में एक्चुअल जो रियल होता है। अब देखिए इसमें दो डिफरेंस कैसे आता है। जैसे हमने पढ़ा था कि क्षेत्र की अपेक्षा से अवधि ज्ञानी का क्षेत्र कितना होता है? असंख्यात खंड, लोक के जितने। कहाँ पर? अलोक में।
अब एक्चुअली आलोक में तो जानने का कोई प्रसंग ही नहीं है, ये तो खाली उसकी कैपेसिटी है। तो इस तरह से जो सर्वावधि है वो रियल कंप्लीट नॉलेज है, बट परमावधि को भी सब कुछ पता है। मतलब जितने पुद्गलों को जान जान सकना चाहिए, जितना जान सकता है वो सब उसमें भी कवर ही हो रहा है। तो ऐसे देखा जाए तो ज्ञान की अपेक्षा से दोनों का सेम है, लेकिन सर्वावधि उससे भी पावरफुल इसलिए है क्योंकि उनमें क्षमता अधिक है। उसके बाद बात आती है कि जैसे ये अनंत रूपी द्रव्यों को जानता देखता है, जगन्यता है। तो जगन्यता है मतलब मिनिमम। तो मिनिमम वाली बात सभी प्रकार के अवधि ज्ञानियों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन मैक्सिमम वाली जो बात है ना, वो केवल परमावधि या सर्वावधि वालों के लिए है कि उत्कृष्ट तक कितना जान सकता है। क्योंकि जो देशावधि है उनके लिए उत्कृष्ट की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, उनके लिए उत्कृष्ट इससे कम ही होगी। ये बात यहाँ पर बताई गई है। और अनंत की व्याख्या के लिए जैसे बताया, आवश्यक निवृत्ति में इसकी व्याख्या मिलती है। तो इस बारे में मैंने थोड़ी सी चर्चा लास्ट क्लास में संभवतः की थी। असंख्य और अनंत, तो अनंत के 8 भेद, और उस तरह से अनंत को भी हम थोड़ा बहुत एक समझ सकते हैं, और डिटेल में पढ़ना हो तो इसके बारे में बहुत अधिक विस्तार से भी जानकारी उपलब्ध है। उसके आगे हैं पुद्गल की 8 वर्गणाएं। तो पुद्गल की जो 8 वर्गणाएं होती है, वर्गणाओं का कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है कि जो जीव है ना, वो जीव पुद्गलों को काम में लेता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो उसकी आवश्यकताएं इन 8 प्रकार की वर्गणाओं से हो जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें और कोई वर्गणा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे तो कितने ही पुद्गल है जो इन 8 वर्गणाओं में नहीं आते हैं, बट फिर भी वो पुद्गल है, उनका अस्तित्व है। बट जीव के काम में आने वाली ये 8 वर्गणाएं हैं। तो इनमें औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, ये 4 तो हो गए शरीर। उसके बाद भाषा वर्गणा, जब हम बोलते हैं तो उस समय जो पुद्गल काम में आते हैं शब्द आदि में, वो भाषा वर्गणा के पुद्गल होते हैं। श्वासोच्छ्वास में जब हम श्वास लेते हैं या छोड़ते हैं, उस समय जिन पुद्गलों का उपयोग हो रहा है वो श्वासोच्छ्वास वर्गणा के पुद्गल होते हैं। वर्गणा का मतलब एक कैटेगरी, एक टाइप के सभी पुद्गलों का एक समूह है। तो वो समूह का मतलब एक साथ होना जरूरी नहीं है। कोई श्वासोच्छ्वास के पुद्गल यहाँ है, कोई वहां है, कोई और जगह भी बिखरे हो सकते हैं, लेकिन वो सब सिमिलर कैटेगरी के हैं, इसलिए उनको वर्गणा कहते हैं। फिर मनोवर्गणा में मनोगत द्रव्य, जो हमने पहले भी पढ़ा मन परिज्ञान के साथ में, कि मन की जो आकृतियां बनती है वो पौद्गलिक आकृतियां होती है, ये मनोवर्गणा के पुद्गलों से होता है। और कर्म वर्गणा, जो कर्म हमारी आत्मा के साथ चिपक रहे हैं या चिपकते हैं, उन वो इन पुद्गलों से एक्चुअली ग्रहण होते हैं। तो अब यहाँ पर एक बात आती है कि प्रारंभिक अवस्था वाला अवधि ज्ञानी जो एकदम इनिशियल स्टेज का होता है, उसके बारे में बताया गया कि तेजस और भाषा वर्गणा के मध्यवर्ती द्रव्यों को जानता है। मतलब वो सब पुद्गलों को नहीं जान पाता है इनिशियली, वो केवल स्टार्ट जब करता है अवधि ज्ञान का, जब कोई अवधि ज्ञान आता है किसी में, तो स्टार्टिंग में वो केवल इतना ही जान पाता है, फिर धीरे धीरे उसका एरिया और बढ़ता रहेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। बट फिलहाल इसमें यही बताया गया कि इनिशियली प्रारंभिक अवस्था वाला अवधि ज्ञानी तेजस और भाषा वर्गणा के मध्यवर्ती द्रव्यों को। उसके आगे एक बार रीड कर सकते हैं। विश, हाँ, विशेष आवश्यक भाष्य। नंदी चूर्णी, नंदी की हरिभद्रिया वृत्ति और मलय क्रिया वृत्ति में भी इसी मत का अनुसरण है। विशेष 22 के टिप्पणी द्रष्टव्य है। अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान का विषय है रूपी द्रव्य, अरूपी द्रव्य उनका विषय नहीं है। अवधि ज्ञान का विषय है सब रूपी द्रव्य, मन परिज्ञान का विषय केवल मनोवर्गणा के पुद्गल स्कंद है। समनस्क जीव मनन अथवा चिंतन करने के लिए मनोवर्गणा के पुद्गल स्कंदों को ग्रहण करता है। मनन के अनुरूप उन पुद्गल स्कंदों की आकृतियां बनती जाती है। उन आकृतियों की संज्ञा पर्याय है। मन परिज्ञानी मन की उन आकृतियों या पर्यायों का साक्षात्कार करता है, साक्षात कर लेता है। विचार के समय जो चिंत्यमान वस्तु होती है उसका साक्षात्कार नहीं होता। जिन भद्र गणि के अनुसार चिंत्यमान वस्तु को वह अनुमान से जानता है। ठीक है, एक बार यहाँ रुकते सिद्ध हैं, सेन देखिए। ने अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान को हाँ,
देखिए अभी यहाँ पर है ना सबसे पहले कुछ ग्रंथों का नाम लिया गया है, विशेषावश्यक भाष्य, फिर नंदी चूर्णी, फिर एक हारीभद्रिया वृत्ति, मलयगिरिया वृत्ति। तो ये सब क्या है? इनको भी समझ लें। कई बार ये शब्द जब आते हैं ना तो माइंड में थोड़ा-सा एक बोझ जैसा लगने लगता है, क्या है ये, क्या है? जब इसको थोड़ा बेसिकली समझ जाएँगे, तो इतना मुश्किल नहीं होगा। देखिए, जब कोई ग्रंथ होते हैं, मूल ग्रंथ, तो उनका एनालिसिस किया जाता है, उसको और डिटेल में विस्तार से समझा जाता है। जैसे हम इस पुस्तक को भी पढ़ रहे हैं, इसमें जो पैराग्राफ है वो हमने रीड कर लिया, फिर हम उसके बारे में और व्याख्या करते हैं। किसी शब्द को डिटेल में समझना, किसी सेंटेंस की फ्रेमिंग किस अपेक्षा से हुई है, उस बात को समझना, ऐसे अनेक अपेक्षाओं से विश्लेषण आवश्यक होता है और सामान्य व्यक्ति के लिए विश्लेषित बातें सरल बन जाती हैं। एज़ इट इज़ शॉर्ट में जब बात होती है ना, देखिए विद्वानों का कॉन्सेप्ट शुरू से यही रहा है कि किसी भी चीज़ को बिल्कुल संक्षिप्त में रखना, जितना आवश्यक हो उससे अगर एक शब्द भी अधिक बोला जाए, तो वह भी एक वचन का दोष माना जाता है। किसी चीज़ को बार-बार रिपीट करना, एक सेंटेंस बोल दिया, फिर से बोलना, तो ऐसे विद्वानों की भाषाओं में ये सब दोषपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो सामान्यतया जब भी कोई सूत्र लिखे जाते हैं, वो बहुत ही सारपूर्ण, एक अक्षर भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। जितना आवश्यक हो बस उतना ही। तो उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति अगर कोई चीज़ को न समझ पाए, तो उसमें एक्सप्लेनेशन के लिए अलग-अलग शब्दों का प्रयोग, अलग-अलग तरीके से समझाना, एग्ज़ाम्पल्स आदि से प्रस्तुत करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो विश्लेषण में ही संभव हो पाती हैं। तो ऐसा जो एनालिसिस वाला पार्ट है, उसके लिए जो विद्वान आचार्य हुए हैं आफ्टरवर्ड्स, जैसे जो मूल ग्रंथ किसी ने लिख दिया, अब उस ग्रंथ में फिर से उसकी भी और ज़्यादा एनालिसिस, जैसे श्रावक संबोध लिखा गया आचार्य तुलसी के द्वारा, फिर उसका और एनालिसिस किया गया। किसने किया इसका एनालिसिस? आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, और उस पर एक पूरा ग्रंथ बना दिया गया, पहचान जैन श्रावक की। तो इस तरह से जब व्याख्या ग्रंथ बनाए जाते हैं तो उससे स्टडी करना और आसान हो जाता है। हमें तो सामान्यतः ऐसा लग सकता है कि अरे एक पुस्तक ही पढ़ना भारी है और उसकी व्याख्या के 10 ग्रंथ लिख दिए जाएँगे, कैसे पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? लेकिन जिन्हें एक्चुअल नॉलेज लेना हो, मूल बात को अच्छे से ग्रास्प करनी हो, उनके लिए तो व्याख्या ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारे जो आगम लिखे गए, उनके भी तरह-तरह के व्याख्या ग्रंथ अवेलेबल हैं। और कितने-कितने ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस कार्य के लिए समर्पित कर दिया। उसको एनालिसिस करते-करते, और कई बार तो जो एनालाइज़र आचार्य थे, वे केवल अपनी सूक्ष्म बुद्धि से ही नहीं बल्कि अन्य देव योग आदि का भी प्रयोग करके मूल अर्थ को समझने का प्रयास करते थे। तो कई बार इसमें गूढ़ रहस्य भी सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो उल्लेख हुआ है जैसे विशेषावश्यक भाष्य, तो भाष्य एक प्रकार की एक विधा है, साहित्य की एक विधा, जिसमें ग्रंथ का एनालिसिस किस पैटर्न पे किया जाता है। अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएँगे, खाली थोड़े से नाम हम ध्यान में रखें। तो विशेषावश्यक तो ग्रंथ का नाम है, और उस पर लिखा गया भाष्य, वो एक एनालिसिस करने का एक तरीका होता है। भाष्य, बहुत से ग्रंथों के भाष्य मिलेंगे, बहुत से ग्रंथों की चूड़नी मिलेगी। ऐसे शब्द जो होते हैं ना, भाष्य का मतलब होता है उसका भाषा संबंधित विश्लेषण, भाष्य। तो वो होता है विश्लेषण ही है, लेकिन उसमें एक अपेक्षा जुड़ जाती है, मतलब मेन प्रधानता किसी एक बात पे हो जाती है। ऐसे चूर्णी शब्द जहाँ आती है, चूर्णी का मतलब होता है कि चीज़ को इतना जैसे चूर्ण बना दिया गया, कोई चीज़ को इतना गहराई से समझ लेना कि भई चूर्ण बना दिया, इसलिए चूर्णी कहते हैं उनको। इसी प्रकार से वृत्ति होता है। तो अब यहाँ पे 2 शब्द आए, हारीभद्रिया वृत्ति और मलयगिरिया वृत्ति। तो क्योंकि वृत्तिकार जो थे, ये 2 मुख्य वृत्तिकार हैं, हरिभद्र और मलयगिरी। तो मलयगिरी द्वारा जो वृत्ति लिखी गई उसको बोलते हैं मलयगिरिया वृत्ति, और हरिभद्र द्वारा लिखी गई वृत्ति कहलाती है हारीभद्रिया वृत्ति। तो ये दोनों नंदी पर ही लिखी गई है, दोनों वृत्ति है, लेकिन अलग-अलग आचार्यों ने लिखी है। तो कभी-कभी सोचने का एंगल अलग हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपसे 1-2 दिन पहले एक शेयर किया था एआई के बारे में 2 साइट, तो वो 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। तो कहीं-कहीं कोई चीज़ हमें 2 जगह से रेफ़र करने से और बेटर कुछ मिल सकता है।
तो ये इस तरह की चीज़ें जब आती है ना शब्द, तो उन्हें बस ये समझ लें फिलहाल हम, बहुत ज़्यादा डिटेल में न भी जाना हो। इसके भी कुछ रूल है, जैसे कोई प्राकृत में लिखा जाता है, कोई गद्य में लिखा जाता है, कोई पद्य में लिखा जाता है, कोई संस्कृत में लिखा जाता है। तो ऐसे इनके सब रूल्स होते हैं कि संस्कृत में लिखा जाता है इसको क्या कहेंगे। जैसे अब टीका भी एक होती है, नवांगी टीकाकार अभयदेव सूरी। तो अभयदेव सूरी ने 9 अंगों पर टीकाएँ लिखी थी। तो टीकाएँ अगर अलग चीज़ होती है, टिप्पण अलग चीज़ होती है। कई बार हम व्यवहार में भी शब्द बोलते हैं भी, ज़्यादा टिक्का-टिप्पणी मत कर किसी की बात पर। तो इसका मतलब ये होता है कि अब ज़्यादा उसको एनालिसिस मत करो। तो ये एनालिसिस करने की अलग-अलग विधाएँ होती हैं। ये थोड़ा-सा आप ध्यान में रखें। उसके आगे बढ़ते हैं। तो और इवन एक चीज़ और इसके साथ में ध्यान रखें, फुटनोट में जब आप पढ़ेंगे ना, कई बार हम फुटनोट को तो ऐसे इग्नोर कर लेते हैं, भई ये तो जैसे पार्ट ऑफ सिलेबस है ही नहीं, इसको क्या देखना। लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जहाँ ऊपर कोई नंबर लिखा है, फिर उस नंबर पे नीचे जाते हैं, तो वहाँ पर उसके बारे में पूरी डिटेल मिलती है। जैसे अभी 4 नंबर के फुटनोट में लिखा है भगवती वृत्ति, शॉर्ट में भैवरी लिखा है, बट इसका फुल फॉर्म है भगवती वृत्ति। अब किसका क्या फुल फॉर्म है, इसकी भी डिटेल बुक में कहीं एक लास्ट में या कहीं न कहीं लिखी होगी। कि कौन से शॉर्ट फॉर्म हमने यूज़ किए हैं। तो इससे फ़ायदा क्या है कि कभी आप उस पुस्तक में जाकर के सीधा वो रेफ़रेंस में जाके मूल आगम तक पहुँच सकते हैं। तो इस ग्रंथ में भी ऐसे बहुत रेफ़रेंस है। ये अगर नाम पता हो किस तरह के ग्रंथ है, अच्छा नाउ-अ-डेज़ है ना, इतना मुश्किल नहीं रहा कि आपके पास फ़िज़िकल बुक होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द बुक्स की पीडीएफ नेट पर अवेलेबल है। कभी आपको मन कर जाए ना किसी विषय पे बहुत गहराई से जाना है, या कई बार जैसे पीएचडी करने वाले व्यक्तियों के लिए तो ये आवश्यक भी हो जाता है। चाहे आप रुचि से करें, चाहे आवश्यकता से करें। बट इन ग्रंथों को नेट पर ऑनलाइन काफ़ी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड भी किया जा सकता है, वहाँ जाके पढ़ा भी जा सकता है। हालाँकि इतने सब ग्रंथों को मुझे लगता है कि इस जीवन में कोई 32 आगम भी पूरे पढ़ ले तो भी बड़ी उपलब्धि हो सकती है। कितने व्यक्ति होंगे जो पढ़ पाते हैं, और फिर हर एक आगमों के इतने व्याख्या ग्रंथ कैसे संभव हो पढ़ पाना? तो कोई बात नहीं, आप पूरा न भी पढ़ पाएँ, लेकिन कभी-कभी किसी विषय की गहराई तक जाने का प्रयास करें। इससे हम उन ग्रंथों को समझ भी पाएँगे, किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह की भाषा का प्रयोग है, और उन आचार्यों ने कितना श्रम किया, और अगर हम उसको कुछ भी काम में न लें, तो वो भी एक अधूरापन रह जाएगा। हमने कल भी चर्चा की थी विजयराज जी मरोठी के रेफ़रेंस से, कि हमें ऐसे व्यक्ति तैयार करने चाहिए। हम स्वयं अपने आप को भी तैयार करने का लक्ष्य बनाएँ, और भी लोगों को ऐसा तैयार करें, जो आगे से आगे गहराई से तत्व ज्ञान को किसी को समझा भी सके, समझ भी सके। तो उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक है। थोड़ा-सा आउट ऑफ सिलेबस बात थी, लेकिन रेफ़रेंस आया तो मैंने कुछ विस्तार से चर्चा कर ली। तो आप लक्ष्य रखें कि थोड़ा-सा अंदर तक जाने का, मतलब जो रेफ़रेंस मिले उस रेफ़रेंस को भी एक बार रीड करने का प्रयास करें। अब आगे बात आ रही है अवधि ज्ञान और मनः प्रयोग ज्ञान, इन दोनों का कंबाइंडली एक बात कही गई कि उनका जो विषय है ना, वो है रूपी द्रव्य। रूपी द्रव्य का मतलब मूर्त द्रव्य, और वो 6 द्रव्यों में से केवल एक पुद्गलास्तिकाए हैं। तो पुद्गलों को ही अवधि ज्ञानी समझ सकता है। सेम मनः प्रयोग ज्ञान के बारे में भी वही बात आई है कि मनः प्रयोग ज्ञान भी केवल मनोवर्गणा के पुद्गल स्कंध ही उसके विषय बनते हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि मन के विचार तो अनुमेय हैं, और जो आकृतियाँ, मानसिक आकृतियाँ बनती है, वो एक्चुअली ज्ञेय होती है मनः प्रयोग ज्ञानी के लिए। तो अब यहाँ जो बात आई है कि भई समनस्क जीव मनन और चिंतन के लिए मनोवर्गणा के जो पुद्गल को ग्रहण करते हैं, कौन करते हैं? समनस्क जीव। उन्हीं पुद्गलों को ये मनः प्रयोग ज्ञानी समझ सकते हैं। उनकी जो आकृतियाँ बनती है, उसे पर्याय कहा जाता है, मन के पर्याय। मतलब मन में बहुत सारी चीज़ें बदलती भी रहती है। द्रव्य में गुण और पर्याय 2 चीज़ें होती हैं। तो ये पर्याय इसकी संज्ञा दी गई, मतलब इसका नाम पर्याय कहेंगे, जो मन में आकृतियाँ बार-बार बन रही हैं, क्योंकि वो आकृतियाँ बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है, तो काइंड ऑफ वो पर्याय हो गई। तो इन पर्यायों को मनः प्रयोग ज्ञानी जान पाता है, चिंत्यमान वस्तु को सीधा नहीं जान पाता। मतलब जिस वस्तु का चिंतन कर रहे हैं, उसे नहीं जान पाता है, तो फिर किसे जानेगा? वो उन मनोवर्गणा के पुद्गलों को जानता है। तो फिर चिंत्यमान वस्तु तो अनुमान से जानी जाती है। ये बात पहले पढ़ चुके हैं हम। यहाँ पर इसका एनालिसिस इस फॉर्मेट में आ रहा है कि किस ग्रंथ में क्या बात है। यहाँ भी कहीं-कहीं कुछ वेरिएशंस हैं। जो बात कई बार हम कहते हैं भई उत्तर क्या है हमें बताओ, उत्तर एक नहीं होता है। हम केवल ज्ञानी नहीं है कि सीधा एक उत्तर दे दें। हमें तो जहाँ से जो जानकारी मिली, हम उसको जब रिपोर्टिंग करेंगे,
उस रिपोर्टिंग में मुझे उसने ये कहा, इसने ये कहा और इसने ये कहा। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, अगर वो हमें पता चल जाए तो फिर हमें हर एक को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हम तो अपने केवल ज्ञान से सीधा बता दें। तो कई बार उत्तर देते समय हमें जो बात है वैसी लिखनी होती है। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं इसका एक लाइन में उत्तर ये बनेगा। जो जो बातें अवेलेबल है, भी इस इन आचार्यों ने ये बात कही, दूसरे आचार्य ने ये कही, तीसरे आचार्य ने ये कही। अब अंतिम सत्य तो केवल ही गम्य, हम कहाँ उनका एनालिसिस करने वाले हो, हमें तो खाली फैक्ट बता दिया, अभी मैंने पढ़ा ये तीन चीजें यहाँ थी और वैसे के वैसे उत्तर लिख दिया, तो दैट इज योर परफेक्ट आंसर। आप अपने मन से लिख दे कि भी मेरे हिसाब से ये होगा, आपका हिसाब काम नहीं करेगा, आप कोई केवल ज्ञानी नहीं हो कि आप अपने हिसाब से कुछ बता दो। ठीक है। तो यहाँ पर अभी बताया गया जिनभद्र गणी। जिनभद्र गणी कौन है? जिनभद्र गणी क्षमा शमन विशेष आवश्यक भाष्य के लेखक हैं, उनके राइटर हैं। ये 7वीं सदी के लगभग 7वीं शताब्दी जो है उस समय के, उस काल के थे जिनभद्र गणी। अब देखिए आगे, एक बार आप रीड करेंगे, सरिता जी एक बार आप थोड़ा रीड कर लें। और इसमें अलग अलग जो दो बातें यहाँ आ रही है, कुछ कहते हैं कि चिंतमान वस्तु को देख लेते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं वो तो खाली मन की आकृति को देखते हैं। तो कौन क्या कह रहा है उस बात को हम थोड़ा समझते हैं। सिद्धसेन ने अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान को एक ही माना है। उपाध्याय यशो विजय जी ने ज्ञान बिंदु प्रकरण में उसका उल्लेख कर नई दृष्टि से उस पर विचारणा की है। पंडित सुखलाल जी ने मन परिज्ञान के विषय में एक विमर्श प्रस्तुत किया है। हाँ, एक मिनट, मन सुखलाल जी का परिज्ञान विमर्श हम सुने ना, उससे पहले इतनी बात को हम कंक्लूड कर लेते हैं कि यहाँ एक अलग बात और आ रही है। सुखलाल जी वाला विश्लेषण थोड़ा अलग विषय पे आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रेक किया। सिद्धसेन, जो आचार्य सिद्धसेन है, उन्होंने अवधि ज्ञान मन परिज्ञान को एक ही मान लिया, ये दोनों एक ही बात है। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए कभी कभी लॉजिकली, बचपन में जैसे मैं भी ऐसा सोचता था कि मन परिज्ञान को अलग क्यों दिया, क्योंकि अवधि ज्ञान में भी हम रूपी द्रव्यों को जानते हैं, वहां भी ये लिमिट है कि कोई कितना भी जान सकता है, कोई कम जानेगा कोई ज्यादा जानेगा, तो चलो कोई पर्टिकुलर मनोगत वर्गणाओं को ही जान पाता है वो मन परिज्ञानी हो गया, उसमें अलग कैटेगरी की क्या जरूरत थी। तो सिद्धसेन ने भी वैसा ही माना। फिर उपाध्याय यशो विजय जी ने ज्ञान बिंदु प्रकरण, ये कोई ग्रंथ का नाम है, उसमें इस बात को नए दृष्टि से विचारणा की। मतलब किस अपेक्षा से, किसी एक पर्टिकुलर नए में दोनों को एक मान लो तो भी दिक्कत नहीं है, किसी अपेक्षा से अलग अलग भी माना जा सकता है। तो इस तरह से अवधि और मनः प्रयोग ज्ञान को एक अपेक्षा से एक भी माने और अन्य अपेक्षा से अलग अलग भी माना जा सकता है। जैसे मान लीजिए अवधि ज्ञान जनरल फिजिशियन और मनः प्रयोग ज्ञानी विशेषज्ञ। अब कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, अब घर में उसके घर वाले तो उसको ये बोलेंगे भी हाँ डॉक्टर आया है भाई, डॉक्टर है वो। अब वो थोड़ी बोलेंगे नहीं ये तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बोलो उसके लिए। तो डॉक्टर भी बोल दिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर को तो गलत क्या हुआ, वैसे ही मन परिज्ञानी को अवधि ज्ञानी बोला तो गलत क्या हुआ, उस अपेक्षा से आ, ये सेट हो जाता है। अब आगे पढ़ते हैं पंडित सुखलाल जी का विश्लेषण, इनका जो विमर्श है। मन सर ये परिज्ञान 3 नंबर पेज में एक मेरा क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न कभी भी पूछना हो ना तो ऐसे बीच में न पूछे, हैंडरेज करें। और जैसे आप हैंडरेज करेंगे बीच बीच में यथावसर आपसे पूछ लिया जाएगा। अभी आप बोल दीजिए कोई बात नहीं, बट आगे से ध्यान रखें। ये 3 नंबर पेज में है, नियुक्ति के अनुसार प्रारंभिक अवस्था वाला अवधि ज्ञानी तेजस और भाषा वर्गना के मध्यवर्ती द्रव्यों को जानता है। हाँ, इसमें क्या जिज्ञासा है? ये अवधि ज्ञानी तेजस और भाषा वर्गना के मध्यवर्ती द्रव्यों को जानता है, इसका क्या मतलब हुआ सर? देखिए क्या होता है ना, ये जो 8 प्रकार की वर्गणाएं हैं ना, उनमें एक कैटेगरी होती है। मतलब औदारिक वर्गणा के पुद्गल, एक एग्जाम्पल से, एक स्थूल एग्जाम्पल से मैं बताना चाहूँ तो मान लीजिए औदारिक वर्गणा के पुद्गलों में फॉर एग्जाम्पल 5 लाख परमाणुओं से वो स्कंद बना हुआ है। वैसे वो अनंत परमाणु से होता है, लेकिन अभी हम एक स्थूल एग्जाम्पल लिया। तो 5 लाख से 6 लाख तक की संख्या वाले सारे के सारे आ गए औदारिक वर्गणा में। उसके बाद में 6 से 7 तक वाले, एक बार हम इन वर्गणों में नहीं, उसको छोड़ दें। फिर 7 से 8 लाख पुद्गलों से बने स्कंदों की वर्गणा मान लो वैक्री वर्गणा में आई। इसी तरह से आगे अगर अच्छा, हम बढ़ें तो तेजस वर्गणा, यहाँ पर क्या शब्द आए हैं? तेजस तेजस और और भाषा भाषा वर्गना। वर्गना। तो 4 नंबर पे तेजस वर्गना है, 5 नंबर पे भाषा वर्गना। मान लीजिए तेजस वर्गना के पुद्गल
11 लाख से लेके 12 लाख तक के परमाणुओं से बने स्कंधों की हैं, और भाषा वर्गना मान लीजिए 15 लाख से लेकर के 17 लाख पुद्गलों मतलब क्वांटिटी वाले परमाणुओं से बने पुद्गलों की हैं। तो अब इन दोनों के बीच में मतलब जैसे 11 से 12 और 15 से 16 था, तो 12 से 15 लाख परमाणु वाले पुद्गल जितने भी है ना संसार में, वो कहलाएंगे तेजस वर्गना और भाषा वर्गना के मध्यवर्ती पुद्गल। हम्म, भले हम काम में तो 8 वर्गणाओं को ही लेते हैं, लेकिन अवधि ज्ञानी का विषय तो सभी पुद्गल है, इसलिए वो मध्यवर्ती पुद्गलों को भी जान सकते हैं। तो इसमें बस इतनी ही बात आ रही है कि प्रारंभिक अवस्था में इन पुद्गलों को वो जानते हैं, उसके बाद फिर उनका क्षेत्र बढ़ेगा तो वो और भी पुद्गलों को जान पाएंगे। क्लियर हुई बात? भाषा वर्गना तक ही जानेंगे, फिर मन वर्गना के नहीं जानेंगे। नहीं नहीं, प्रारंभिक की बात है। देखिए भाषा वर्गना को तो भी जानने की बात ही नहीं की, अभी तो बताया इन दोनों के मध्यवर्ती, मतलब न तो भाषा वर्गना को जाना न तेजस वर्गना को, उनके बीच में मैंने जैसे बताया ना नंबर से, वैसे उसके बीच में जो भी और पुद्गल आते हैं ना, जो एक्चुअली हमारे जीव के काम भी नहीं आने वाले हैं, वैसे पुद्गलों को अभी वो जान रहा है इनिशियली। ओ, वो एक शुरुआत का एक अच्छा पॉइंट बताया गया है, उसके बाद फिर वो और अच्छा भी वर्गना और भी पुद्गलों को जान पाएगा। ओ, अच्छा, थैंक यू सर, और अब आगे से समझ। ध्यान रखें, क्लास में थोड़ा डिसिप्लिन रहे। जो भी हमने एक विधि निर्धारित की है, हालांकि म्यूट अनम्यूट का एक झंझट नहीं रखा क्योंकि बहुत डिसिप्लिन्ड क्लास है, मुझे नहीं लग रहा इतने दिनों में कभी कोई विशेष प्रॉब्लम आई है इस चीज को लेके। फिर भी थोड़ा आप और सतर्क रहे कि जब जिज्ञासा हो हैंड रेज करके ही पूछें, तो एक सिस्टम बना रहेगा। हाँ सरिता जी। मन परिज्ञान का विषय मन के द्वारा चिंत्यमान वस्तु है या चिंतन प्रवृत्त मनोद्रव्य की अवस्थाएं हैं। इस विषय में जैन परंपरा में एकमत्य नहीं, निरुक्ति और तत्वार्थ सूत्र एवं तत्वार्थ सूत्री व्याख्याओं में पहला पक्ष वर्णित है, जबकि विशेषावश्यक भाष्य में दूसरा पक्ष का समर्थन किया गया है। परंतु योग भाष्य तथा मध्यम निकाय में जो परिचित ज्ञान का वर्णन है, उसमें केवल दूसरा पक्ष ही है, जिसका वर्णन जिन भद्रगणी क्षमा श्रमण ने किया है। योग भाष्यकार तथा मध्यम निकायकार स्पष्ट शब्दों में यही कहते हैं कि ऐसे प्रत्यक्ष के द्वारा दूसरों की चित्त का ही साक्षात्कार होता है, चित्त के आलंबन का नहीं। योग भाष्य में तो चित्त के आलंबन का ग्रहण हो न सकने के पक्ष में दलीलें भी दी गई है। देखिए दो बातें यहाँ आई है जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि एक्चुअली विषय क्या बनता है, क्या चिंत्यमान वस्तु बनती है या चिंतन प्रवृत्त मनोद्रव्य। अब इन दोनों के बारे में दो ओपिनियन जैन ग्रंथों में मिलती हैं। कहाँ कहाँ क्या बात आ रही है ये बात आप ध्यान में रखें। कोई अगर प्रश्न में ऐसा पूछ ले कि मन पर्योग ज्ञान के संबंध में दो धारणाएं क्या क्या हैं, तो वहां बता सकते हैं। पहले तो धारणाएं क्या क्या है। पहली धारणा ये है कि मन पर्योग ज्ञानी का विषय चिंत्यमान वस्तु बनती है, ये पहली धारणा हो गई। दूसरी धारणा क्या है, चिंतन करते समय जो मन के मतलब मनोवर्गना के पुद्गलों से जो आकृतियां बनती हैं वो विषय बनता है। अब ये दो बातें आ गई। अब पहली बात क्या थी, जहां हम कह रहे हैं कि भाई सीधी वस्तु को डायरेक्ट साक्षात्कार करता है, तो वो कौन कौन से ग्रंथों में आती है, ये बात आती है निर्युक्ति और तत्वार्थ सूत्र एवं तत्वार्थ सूत्रीय व्याख्याओं में। ठीक है। ये तीन चीजें यहां पर आ गई, इसमें पहला पक्ष वर्णित है। अब दूसरा पक्ष विशेषावश्यक भाष्य। विशेषावश्यक भाष्य के लेखक जिनभद्र गणी। इसीलिए पहले ऊपर ये बात आ गई थी कि जिनभद्र गणी के अनुसार चिंत्यमान वस्तु को वह अनुमान से जानता है, क्योंकि जिनभद्र गणी की ओपिनियन थी कि वो चिंत्यमान वस्तु को तो अनुमान से ही जानता है और केवल मनोवर्गणा के पुद्गलों को रीड कर पाता है। तो यही बात उन्होंने अपने जो विशेषावश्यक भाष्य था उसमें भी यही वर्णित कर दी। अब इसके साथ और एक बात आई है, योग भाष्य और मध्यम निकाय, ये दो और पुस्तकों का उल्लेख है जिसमें मन पर्योग ज्ञान का उल्लेख न होते हुए वहां शब्द आ रहा है परचित्त ज्ञान, और परचित्त ज्ञान का वर्णन में उन्होंने भी दूसरा पक्ष यहाँ पर लिया गया है। दूसरा पक्ष जो कि ये कहता है कि चिंत्यमान वस्तु का साक्षात्कार नहीं होता है।
अब देखिए इसमें एक बात और आ रही है कि योग भाष्यकार और मध्यम निकायकार। अब यहाँ पे कार शब्द आ गया ना, मतलब भाष्य लिखने वाला। हमें अगर किसी का नाम न भी पता हो ना, तो हम क्या कहते हैं, इस पुस्तक के लेखक ने ये बात कही, वैसे ही भाष्यकार ने ये बात कही। ये भी एक तरीका है प्रेजेंट करने का। जब अपने को नहीं पता हो तो इस तरह से भी लिखते हैं, और पता हो तो भी बार बार लेखक का नामोल्लेख न करना हो तो भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो वहां वो क्या लिख रहे हैं कि ऐसे प्रत्यक्ष के द्वारा दूसरे के चित्त का ही साक्षात्कार होता है, चित्त के आलंबन का नहीं। तो यहाँ चित्त शब्द से अर्थ वही मनोवर्गना की आकृतियां हैं, और आलंबन में वो वस्तु आ जाती है जिसे एक्चुअली मूल रूप से हमें जानना था। तो योग भाष्य में तो इवन ये भी बताया गया कि इसका लॉजिक भी दिया गया है, उसके पक्ष में दलीलें भी दी गई हैं। अब ये जो भाषा है ना, ये पंडित सुखलाल जी की ओरिजिनल भाषा है। पंडित सुखलाल जी जैन धर्म के दार्शनिक नहीं थे, वो जनरल दार्शनिक थे। उन्होंने तो सभी दर्शनों का अध्ययन करके और निचोड़ पूर्वक बात करते, तो उनकी भाषा थोड़ी डिफरेंट टाइप की मिलेगी। तो जो उनकी लैंग्वेज थी वो एज इट इज उद्धृत की गई है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ विचारणीय दो बातें हैं। एक तो यह कि मनः परिज्ञान के विषय के बारे में जो जैन वाङ्मय में दो पक्ष देखे जाते हैं, इसका स्पष्ट अर्थ क्या यह नहीं है कि पिछले वर्णकारी साहित्य युग में ग्रंथकार पुरानी आध्यात्मिक बातों का तार्किक वर्णन तो करते थे, पर आध्यात्मिक अनुभव का युग बीत चुका था। दूसरी बात विचारने यह है कि योग भाष्य, मध्यम निकाय और विषयावश्यक भाष्य में पाए जाने वाला एक मत स्वतंत्र चिंतन का परिणाम है, या किसी एक का दूसरे पर असर भी है। ठीक है, यहाँ पे दो बातें बताएगी जिसपे विचार करना चाहिए। पहली बात तो ये कि ये डिफरेंस क्यों आया। जब भगवान की वाणी है तो एक जैसी होनी चाहिए। वाई देर इज डिफरेंस, ये बात देखिए कई लोगों के मन में आती होगी, आ भी सकती है, आनी भी चाहिए। तो इसका कारण यहाँ पे समझाया गया है कि इनिशियली क्या होता था, केवल ज्ञान के द्वारा बातें प्रेजेंट की जाती थी, जिसको हम कह सकते हैं भी ये आध्यात्मिक अनुभव की बातें। आत्मा का जब सीधा अनुभव हो जाता है और आत्मा के ज्ञान से जब हम कोई बात प्रस्तुत करें तो वो आध्यात्मिक अनुभव की बात हो जाती है। फिर वह युग बीत चुका था, ये युग तो चला गया, क्योंकि अब कोई केवल ज्ञानी बचे नहीं। तो फिर बात क्या आई, अब उसका तार्किक वर्णन होने लगा कि लॉजिकली इसको एक्सप्लेन करें। कई बार हम ऐसा कहते हैं भी मुझे लॉजिक से समझना, लॉजिक से समझना, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो लॉजिक से समझना इज नॉट सो गुड। सो गुड तो यही है कि हम अपने आत्मज्ञान से समझें, जो बात हम खुद अपने अनुभव से समझें। आज कई बार जैसे प्रेक्षा ध्यान के बारे में बात आती है कि प्रेक्षा ध्यान करो। अब कोई व्यक्ति कहता है हम तो कितना ध्यान करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, मन के विचार तो रुकते नहीं है, इससे हमें तो कोई खास फायदा नहीं मिला। तो ये फायदा तब मिलेगा जब आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाएंगे। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग अगर कोई नियमित करे, तब फिर उसको अनुभव होने लगता है कि किस तरह के परिवर्तन उसके अंदर आ रहे हैं। अब उसको खाली लॉजिकल बात करें, नहीं ऐसे कोई आंख बंद करने से थोड़ी हो जाएगा, मन तो मेरा कहीं और चला जाता है, आंखें बंद है तो क्या हुआ, अब करके तो देखो। तो आध्यात्मिक अनुभव एक अलग चीज है, और लॉजिकल चीजों को समझना अलग चीज है। तो आज के जमाने में भी लगभग यही चीज ज्यादा चलती है, भी हर चीज लॉजिक से समझाओ। और आध्यात्मिक अनुभव कोई करना नहीं चाहता है। स्वयं अनुभव करें, स्वयं उसको, उसके बारे में चिंतन करें, कभी एकाग्र हो जाएं किसी विषय पर, तो एकाग्र होते होते कई बातें अपनी बहुत क्लियर हो जाती हैं। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं इसका स्वाध्याय करने के लिए क्लास से पहले कुछ पूर्व तैयारी करता हूँ, मैं कभी कभी कुछ पढ़ लेता हूँ, पढ़ने के बाद में मुझे कहीं कहीं कंफ्यूजन भी लगता है, कुछ क्लियर नहीं होता है, मैं खोजता हूँ, ढूंढता हूँ, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि क्लियर हो ही नहीं पाता है। अब जैसे अभी इससे पहले जो एक सेंटेंस गया कि चित्त का ही साक्षात्कार होता है, चित्त के आलम्बन का नहीं, क्लास लेने से पहले मेरे दिमाग में क्लियर था कि ये 3 लाइन में स्किप करवा दूंगा, क्योंकि मुझे इसका समाधान सही समझ में नहीं आया। अभी पढ़ते पढ़ते सरिता जी पढ़ रहे थे, मैं सुन रहा था, और सुनते सुनते मुझे एकदम से क्लिक हुआ। तो कई बार किसी चीज पर अनुभव से भी कुछ बातें एकदम जल्दी पकड़ में आ जाती, लॉजिक से मैं नहीं समझ पा रहा था, और अभी सुनते सुनते सहज में मेरा अंदर से ही मुझे कुछ मानो समझ में आया। तो ऐसे भी कई बार हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे दी गई है कि जैसे योग भाष्य, मध्यम निकाय और विशेषावश्यक भाष्य, इन 3 ग्रंथों में एक जैसी बात कैसे मिली। अगर ये तार्किक विश्लेषण था तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि एक ने लिखा तो दूसरे ने उसको फॉलो कर लिया, या उन्होंने
सबकी इंडिविजुअल ओपिनियन है। मतलब ये विचार करने जैसी बात है कि क्या तीनों ग्रंथकारों की अपनी अपनी ओपिनियन थी, सेम मैच हो गई, या फिर किसी एक ग्रंथ जो पहले लिखा गया ग्रंथ उसको पढ़ करके दूसरे ने भी उसको फॉलो कर दिया। तो दोनों तीनों बातें हो सकती है। तो ये भी हमारे लिए एक प्रेरणा की बात यहाँ इस रूप में देती है कि हमने क्लास में कुछ पढ़ा, सुना, समझा और बस उसको ग्रहण करके हम रह गए कि हाँ भाई हमने तो बस वो किया और उसी को हम फॉलो करते रहे। और एक हम स्वयं उस पर चिंतन करके कुछ नया ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनसे भी कोई चीज समझाने में गलत अपेक्षा से या कोई भी तरीके से हो सकती है गलत प्ररूप ना हो जाए। तो अगर हम चिंतन करें, फिर से एनालिसिस करें, तो हो सकता है कोई नई बात भी सामने आ सकती है। और ये सब आज के युग में बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब केवल ज्ञान नहीं रहा है। तो ये दो विचारणीय बातें बहुत मतलब बहुत बारीकी से गहराई से अगर इसको सोचे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कीर्ति जी, आपका हैंड रेज है, प्रश्न रख सकते हैं। जय जिनेन्द्र सर। सर ये दो बात है ना, चिंत्यमान वस्तु और चिंतन प्रवृत्त मनोद्रव्य। चिंत्यमान वस्तु सर जिस पर हमें डायरेक्टली चिंतन करना है, मतलब जिसको समझना है डायरेक्ट। और चिंतन प्रवृत्त मनोद्रव्य मतलब जो आकृतियां बनती है मन में, वही है क्या? मतलब नहीं, भाव चिंत्यमान वस्तु का मतलब ये होता है कि चिंतन की जा रही वस्तु, जिस बात पर हाँ हम चिंतन कर रहे हैं। यहाँ पे बात देखिए उस व्यक्ति की, मन पर ज्ञानी की बात नहीं है, ये सामने वाले हाँ व्यक्ति के जिसका हमें समझना, मन पर ज्ञानी को जिसके मन को रीड करना है ना, उसकी यहाँ बात चल रही है। हाँ। तो वह व्यक्ति जब चिंत्यमान है मतलब चिंतन कर रहा है, तो जिस चीज का चिंतन कर रहा है वो चीज कहलाएगी चिंत्यमान वस्तु। जैसे अच्छा, मान जिस चीज लीजिए का। मैं सोच रहा हूँ कि भगवती सूत्र के बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो भगवती सूत्र जो पुस्तक है ना वो मेरे लिए चिंत्यमान वस्तु है। अब उसके बारे में मेरे मन में विचार आया कि उसका पहला शतक में इस बात का कुछ उल्लेख है, दूसरे में शायद नहीं है, या ये शायद दूसरे के इस श्लोक में है, ऐसे मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो उससे रिलेटेड जो आकृतियां बनती है ना, वो आकृतियां तो है सेकंड पार्ट, चिंतन प्रवृत्त, चिंतन में प्रवृत्त हुई मनोद्रव्य। मनोद्रव्य जो होते हैं ना, मन के हाँ। वर्गणाएं, वो उसमें जो एक्टिविटी हुई उसकी, तो वो हो गई चिंतन प्रवृत्ति मनोद्रव्य। और चिंत्यमान वस्तु क्या हुई? मेरी भगवती सूत्र। अब चिंत्यमान वस्तु तो रूपी अरूपी कुछ भी हो सकता है। मैं आकाश के बारे में सोच लूं तो वो अरूपी हो गया, मैं किसी पुस्तक के बारे में सोच लूं तो वो रूपी हो गया। लेकिन चिंतन प्रवृत्त मनोद्रव्य तो ऑलवेज पुद्गल ही होंगे, क्योंकि वो मनोवर्गणा के पुद्गल है। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन परिज्ञान का विषय वास्तव में चिंतन प्रवृत्त मनोद्रव्य की अवस्थाएं हैं। चिंत्यमान वस्तु से उसका सीधा संबंध नहीं है। नंदी के चूर्णिकार ने इस विषय पर सुंदर प्रकाश डाला है। उनका वक्तव्य है, चिंत्यमान वस्तु मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की हो सकती है। अमूर्त वस्तु मन परिज्ञान का विषय नहीं है, इसीलिए मन परिज्ञान से मनोद्रव्य के पर्यायों का प्रत्यक्ष किया जा सकता है और चिंत्यमान वस्तु को अनुमान से जाना जा सकता है। अनुमान परोक्ष ज्ञान है, इसीलिए उसका मन परिज्ञान से सीधा संबंध नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नंदी के चूर्णिकार ने एक और लॉजिक दिया कि चिंत्यमान वस्तु रूपी अरूपी दोनों हो सकती है, और मन परिज्ञान का विषय तो केवल रूपी द्रव्य, इसलिए भी चिंत्यमान वस्तु इसका सब्जेक्ट नहीं बन सकती। अब देखिए इतना सब एनालिसिस किया, अब बोले कि भाई निष्कर्ष क्या? तो निष्कर्ष में हम इतनी बात जरूर निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि जिस संप्रदाय को हम फॉलो करते हैं, जैसे हम आचार्य महाश्रमण जी को फॉलो कर रहे हैं, तो तेरा पंथ की मूल सिद्धांत या तेरा पंथ की मान्यता इस संबंध में क्या है, हम फिलहाल उसको भी मान सकते हैं। तो हमारी मान्यता के अनुसार भी मनोवर्गणा के जो पुद्गल है मन परियोगी उसी को देख पाता है, और जो चिंत्यमान वस्तु है वो अनुमान के द्वारा ही जानी जा सकती है। तो इस रूप में भले आप निष्कर्ष लिख ले, लेकिन ये भी हमारा निष्कर्ष नहीं है, हमारे गुरुओं का निष्कर्ष है। बाकी यहाँ पे जितने एनालिसिस हमने पढ़े वो सब ध्यान में होने चाहिए, और आप परीक्षा में भी अगर इस तरह से प्रॉपरली आंसर्स लिखेंगे तो यू विल गेट द बेस्ट मार्क्स। अब एक बार निशा जी आप पढ़ेंगे। ज्ञान के दो विभाग हैं, क्षायोपशमिक और क्षायिक। मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्य, ये चार
ज्ञानावरण के क्षयोपम से होते हैं, इसलिए क्षयोपशमिक है। केवल ज्ञान ज्ञानावरण के सर्वथा क्षय से उत्पन्न होता है, इसलिए वह क्षायिक है। क्षयोपशमिक ज्ञान का विषय है मूर्त द्रव्य, उद्गल द्रव्य। क्षायिक ज्ञान का विषय मूर्त और अमूर्त दोनों है। धर्म, अधर्म, आकाश और जीव ये अमूर्त द्रव्य है। क्षयोपशमिक ज्ञान के द्वारा इनका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। अमूर्त का ज्ञान परोक्षात्मक शास्त्र ज्ञान से होता है। ठीक है, एक बार यहाँ रुकते हैं निशा जी। देखिए यहाँ पर ना, अब वो अपना टॉपिक मन प्रयोग ज्ञान का कंप्लीट हो गया। पहले अवधि ज्ञान समझ लिया, फिर मन प्रयोग। आज हमने दो ही चीजों पे डिस्कस किया। अब नई चीज आ रही है कि ज्ञान के दो विभाग एक और अलग अपेक्षा से बताया गया, क्षयोपशमिक और क्षायिक। क्षयोपशम का मतलब क्या होता है और क्षय का मतलब क्या होता है, ये समझ लेते हैं। तो एकदम सिंपल भाषा में अगर हम समझें, कर्म, ऐसे तो चार कर्मों का ही क्षयोपशम होता है, चार जो घाती कर्म है। तो क्षयोपशम में उन कर्मों का हल्कापन, वो कर्म जो कम पड़ते हैं उनका जो हल्कापन होता है वो कहलाता है क्षयोपशम। और अगर पूरी तरह से कर्म समाप्त हो जाए तो वो कहलाता है क्षय। तो ये दो तरह के ज्ञान के भी विभाग हैं। ज्ञानावरणीय कर्म का अगर क्षयोपशम हुआ है तो उससे प्रथम चार प्रकार के ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि और मन पर्यो, ये उससे प्राप्त होते हैं। और अगर ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो जाए तो फिर केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये दो अलग अपेक्षाओं से वर्गीकरण आ गया कि क्षयोपशमिक कौन कौन से हैं। तो उसमें चार ज्ञान क्षयोपशमिक है। और क्षायिक कौन सा है, तो उसमें एक केवल ज्ञान, वो क्षायिक है। कंटिन्यू करें। हाँ निशा जी, आगे कंटिन्यू करें। दार्शनिक केवल लाल जी ने उस चर्चा का समवता इस प्रकार आश्रयिक दर्शन आई थिंक निशा जी, आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू है, तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो एक बार आप रुक जाएं। सरिता जी, आप हाँ, कंटिन्यू करें। फोन आ गया था अभी। अच्छा, फोन की वजह से था क्या? नहीं तो ऐसा लग रहा था आवाज बीच बीच में जैसे कट जाती है, फिर एक साथ सारे शब्द पास हो रहे थे। कॉल आ ठीक है, आप फिर से एक बार स्टार्ट कर लीजिए। हाँ, दार्शनिक युग में केवल ज्ञान की विषय वस्तु के आधार पर सर्ववादी एक बार विषय इंटरप्ट करूंगा निशा जी। दिक्कत आ रही है, आवाज क्लियर नहीं है, तो चर्चा हुई एक बार आप रुक जाएं। है। पंडित सुखलाल जी हाँ सरिता जी, आप कंटिन्यू करें। दार्शनिक युग में केवल ज्ञान की विषय वस्तु के आधार पर सर्वज्ञवाद की विशद चर्चा हुई है। पंडित सुखलाल जी ने उस चर्चा का समवता इस प्रकार किया है। न्याय वैशेषिक दर्शन जब सर्व विषयक साक्षात्कार का वर्णन करता है, तब वह सर्व शब्द से अपनी परंपरा में प्रसिद्ध द्रव्य गुण आदि सातों को संपूर्ण भाव से लेता है। सांख्य योग जब सर्व विषयक साक्षात्कार का चित्रण करता है, तब अपनी परंपरा में प्रसिद्ध प्रकृति, पुरुष आदि 25 तत्वों के पूर्ण साक्षात्कार की बात कहता है। बौद्ध दर्शन सर्व शब्द से अपनी परंपरा में प्रसिद्ध पंच स्कंदों को संपूर्ण भाव से लेता है। वेदांत दर्शन सर्व शब्द से अपनी परंपरा में पारमार्थिक रूप से प्रसिद्ध एकमात्र पूर्ण ब्रह्मा को ही लेता है। जैन दर्शन भी सर्व शब्द से अपनी परंपरा में प्रसिद्ध सपर्याय सठ द्रव्यों को पूर्ण रूपेण लेता है। इस तरह उपयुक्त सभी दर्शन अपनी अपनी परंपरा के अनुसार माने जाने वाले सब पदार्थों को लेकर उनका पूर्ण साक्षात्कार मानते हैं और तदनुसारी लक्षण भी करते हैं। देखिए इस पैराग्राफ में अगेन अलग अलग दर्शनों की अपेक्षा से पंडित सुखलाल जी का एनालिसिस आया है कि केवल ज्ञान को हम किस रूप में समझे। देखिए अभी तक हमने अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान समझ लिया। अभी नेक्स्ट केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान के बारे में बहुत विस्तार है, तो इसकी चर्चा भी केवल ज्ञान की विषय वस्तु का आधार, हम कहते हैं भी सर्वज्ञवाद, मतलब सब कुछ जानते हैं। तो सब कुछ में क्या, सब कुछ की भी तो अपनी अपनी डेफिनेशन होती है ना। क्योंकि हमने तो मति ज्ञान के लिए भी कहा था सब कुछ जानते हैं, लेकिन वहां आदेश तय शब्द लगा दिया।
शुद्ध ज्ञानी के लिए भी कहा सब कुछ जान सकता है, वहां भी हमने उपयुक्त अवस्था वाला शब्द लगाया। तो केवल ज्ञान के में कोई शब्द तो नहीं है, लेकिन फिर भी सबका मतलब क्या, उस चीज को समझाने के लिए पंडित सुखलाल जी ने इस तरीके से बताया कि जैसे अलग अलग प्रकार के दर्शन होते हैं, न्याय और वैशेषिक दर्शन, उसमें सर्व विषयक साक्षात्कार एक शब्द आता है कि भाई सबका साक्ष सब विषय का साक्षात्कार हो जाता है, मानो उनके लिए वो भी केवल ज्ञानी है, लेकिन शब्द उन्होंने अलग यूज किया। तो वहां पर वो सर्व शब्द में क्या लेते हैं, वो उन 7 बातों को लेते हैं जो उनकी परंपरा में प्रसिद्ध हैं। तो उनको सातों को आज जो मतलब उन सात सात को समझ लेता है, मतलब सबको समझ लिया। जैसे हम जैन जैन में हमने 6 द्रव्य को मान लिया, भाई 6 द्रव्य होते हैं तो 6 द्रव्य को समझ लिया, मतलब सब कुछ समझ लिया। वैसे ही सांख्य योग, ये दो अलग अलग है, सांख्य अलग है, योग अलग है। इसमें प्रकृति और पुरुष ऐसे कुछ 25 तत्वों की बात है। तो जो उन 25 को समझ लेते हैं वहां पर कह दिया जाता है सबको समझ लिया। ऐसे ही बौद्ध दर्शन में वहां 5 स्कंधों की बात आती है, जो 5 स्कंधों को समझ ले वो सबको समझ लेता है। वेदांत दर्शन में एक परम पिता परमेश्वर वाली बात आती है जिसको ब्रह्म कहा जाता है, जो पूरी इस दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, उसको समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। तो ऐसे ही जैन दर्शन में सर्व शब्द में 6 द्रव्यों को पूरी तरह से समझ लेने वाले व्यक्ति को हम केवल ज्ञानी कह सकते हैं। इस तरह से यहाँ एक एनालिसिस में हम ये समझ रहे हैं कि जिस दर्शन में सर्व शब्द आएगा, उस दर्शन में जितनी चीजों को उन्होंने माना है कि टोटल दुनिया में इतनी ही चीजें हैं, अगर उतनी चीजों को समझ रहा है तो सर्व में आ गया। बस यही बात इस पैराग्राफ में समझाई गई है। सरिता जी म्यूट है आप। सॉरी सर। पंडित सुखलाल जी की सर्वज्ञता विषयक मीमांसा का स्पष्ट फलित है कि सर्व पद के विषय में सब दार्शनिक एक मत नहीं है। इसका मूल हेतु आत्मा और ज्ञान के संबंध की अवधारणा है। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, वह एक है, अक्षर है, उसका नाम केवल ज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पंडित सुखलाल जी ने बताया भी अलग अलग दर्शन वाले सर्व शब्द को भी अलग अलग तरीके से देख रहा है। कोई अपने 25 तत्वों को मान रहा है, कोई 6 को मान रहा है, कोई 7 को मान रहा है, कोई 5 को मान रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा जो अब जैन दर्शन की अनुसार केवल ज्ञान किस रूप में है, तो उसकी विशेषता बताई गई कि वो एक है, अक्षर है। अक्षर का मतलब जो क्षर नहीं होता है, नहीं, अक्षर होना मतलब जो फिर ब्रेक नहीं। नहीं होता है। अक्षर होना टूटना होता है। अक्षर जैसे क लिखा है तो क पूरा क लिखेंगे तो वो क अक्षर कहलाएगा। या इंग्लिश अल्फाबेट मान लीजिए, कोई कैरेक्टर मान लो एम लिखना है, तो अब कोई बोले मैंने तो एम की एक लाइन लिख ली, उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है इंग्लिश में, पूरा कंप्लीट एम लिखना पड़ेगा तो ही वह अक्षर कहलाएगा। तो ऐसे ये केवल ज्ञान भी अक्षर है, एक है। तो ये आत्मा का ही एक विशेष स्वभाव, मतलब आत्मा का ही स्वभाव है। और इस रूप में यहाँ हम केवल ज्ञान को समझ रहे हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। आचार्य कुंद ने केवल ज्ञान का लक्षण व्यवहार और निश्चय दो दृष्टियों से किया है। व्यवहार नय से केवली भगवान सबको जानते देखते हैं। निश्चय नय से केवल ज्ञानी अपनी आत्मा को जानते हैं और देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान स्व पर प्रकाशी है, वह स्व प्रकाशी है। इस आधार पर केवल ज्ञानी निश्चय नय से आत्मा को जानता देखता है, यह लक्षण संगत है। वह पर प्रकाशी है, इस आधार पर वह सबको जानता देखता है, यह लक्षण संगत है। देखिए यहाँ पर ना एक नई चीज आ रही है। आचार्य कुंद जो दिगंबर संप्रदाय के आचार्य हुए हैं, लेकिन तेरा पंथ के आचार्यों ने भी आचार्य कुंद के साहित्य को पढ़ा है और उसका यथोचित जहां जहां अवसर मिला उसका उल्लेख भी किया है कि उस पुस्तक में ये बात लिखी गई है। तो आचार्य कुंद ने दो दृष्टियां प्रस्तुत की। दो दृष्टियां क्या थी, एक व्यवहार नय और एक निश्चय नय। ऐसे हमने व्यवहार नय निश्चय नय को पढ़ा है। यहाँ पर और थोड़ी गहरी अपेक्षा है। यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं कि केवल ज्ञानी सबको जानते देखते हैं। हम क्या कहते हैं भी केवल ज्ञानी से तो कुछ छुपा नहीं है, सबको जानते देखते हैं, वो हमें भी देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। तो ये बात व्यवहार नय में ठीक बैठती है, व्यवहार में ऐसा हम कह सकते हैं।
लेकिन रियल सेंस में अगर देखा जाए तो केवल ज्ञानी तो केवल अपनी आत्मा को देखते हैं। कैसे हुआ ये बात? देखिए, जैसे ज्ञान जो है ना, वो तो हमारी आत्मा में ही है। अब वो उस ज्ञान को देख रहे हैं, अब उस ज्ञान के थ्रू पूरी दुनिया दिख जाती है। तो मूल में वो अपनी आत्मा को ही देख रहे हैं। वो निश्चय की बात है। निश्चय में केवल ज्ञानियों को ऐसे नहीं है कि भाई मुझे उधर देखना है, उधर देखना है, लाडनू में जाके देखूं, मुंबई में जाकर देखूं, बेंगलोर में देखूं। उनको वैसा नहीं देखना है। वो केवल अपनी आत्मा में देखते हैं और वहां से उनको सब कुछ दिख जाता है। अब यूं कह दें हम, मान लीजिए लाइव टेलीकास्ट गुरुदेव के प्रवचन का आ रहा है आपके बेडरूम में या आपके डाइनिंग रूम में, वो टीवी के अंदर आप देख पा रहे हैं। तो निश्चय नए में तो आप टीवी देख रहे हैं। एक्चुअली आप टीवी सेट को ही देख रहे हैं। गुरुदेव को आप नहीं देख, गुरुदेव तो वहां कहीं और विराजे हैं। लेकिन व्यवहार में हम क्या कहते हैं? हमने गुरुदेव का प्रवचन सुना, हमने गुरुदेव को देखा, आज प्रवचन में ये हुआ, हम सारी चीजें बता रहे हैं। इसी तरह से हम इसको समझें कि केवल ज्ञानी भी एक्चुअली अपनी आत्मा को ही देखते हैं। अब उसकी आत्मा में ही वो टीवी चल रहा है, उस टीवी में अलग अलग चैनल चल रहे हैं। उन चैनल के थ्रू वो कहीं भी दुनिया को देख रहे हैं, बट मूल रूप से तो आत्मा को ही देखते हैं। ये बात आचार्य कुंद कुंद का जो बात आती है, उसको इस रूप में समझना है। अब जैन दर्शन में एक शब्द आया स्व पर प्रकाशिका। तो स्व प्रकाशी का मतलब होता है कि स्वयं प्रकाशमान होता है। तो ये जो आत्मा को ही देखता है वाली जो निश्चय न्याय की बात है ना, इससे ये प्रूव होता है कि केवल ज्ञान स्व प्रकाशी है। मतलब ज्ञान को ही ले ले, ज्ञान स्व प्रकाशी है। ज्ञान से हम एक्चुअली आत्मा को ही देख रहे हैं। तो ये स्व प्रकाशी वाली बात इस रूप में आ गई। और पर प्रकाशी वाली बात कैसे आई? कि उसके द्वारा हम व्यवहार न्याय में जैसे हम सब चीजों को देख पा रहे हैं, तो वैसे ये पर प्रकाशी भी हो गई है। तो दो जो बात अलग अलग आती है, स्व पर प्रकाशी मतलब स्व प्रकाशी भी है, पर प्रकाशी भी है। इसका क्या आधार बना? कि निश्चय नय में, क्योंकि ज्ञान आत्मा का लक्षण है, आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव है। तो हम उस ज्ञान को ही देख रहे हैं, मतलब उस आत्मा को ही देख रहे हैं, और उसके थ्रू हमें बाहर की आउटर एक्सपीरियंस, आउटर दुनिया दिख रही है। तो वो पर प्रकाशी भी हो गया। इसको वैसे एक और लॉजिक भी दिया जा सकता है कि हम ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को भी जान सकते हैं। हम स्वयं के बारे में भी तो जान ही सकते हैं, वो भी तो एक ज्ञान है। मतलब आत्मा भले ज्ञान है, लेकिन क्या आत्मा विषय नहीं बन सकता? आत्मा से आत्मा को देखो क्यों कहा गया? जान देखने वाली भी आत्मा ही है, मतलब ज्ञानी भी आत्मा है। और ज्ञान का विषय भी तो आत्मा बन सकती है। हम उसी आत्मा को स्वयं को क्यों नहीं जान सकते हैं? तो इस अपेक्षा से भी ये कहा जा सकता है कि ज्ञान से हम स्वयं को भी देख सकते हैं, दूसरों को भी देख सकते हैं। तो ये दो अपेक्षाएं यहाँ पर चलती है। अभी फिलहाल बुक में यही अपेक्षा जो आई है उसको हम समझ लेते हैं, बट एक रेफरेंस के लिए मैंने वो बात भी कह दी है। अब समय है अभी हमारे पास, एक पैराग्राफ और कर लेते हैं। केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। वह स्वभाव है, इसलिए मुक्त अवस्था में भी विद्यमान रहता है। प्रत्यक्ष अथवा साक्षात्कारित्व उसका स्वाभाविक गुण है। ज्ञानावरण कर्म से आच्छन्न होने के कारण उसके मति, श्रुत आदि भेद बनते हैं। संग्रह दृष्टि से चार भेद किए गए हैं: मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्यव। तारतम्य के आधार पर असंख्य भेद बन सकते हैं। ज्ञानावरण का सर्व विलय होने पर ज्ञान के तारतम्य जनित भेद समाप्त हो जाते हैं और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। ठीक है, देखिए केवल ज्ञान जो है ना, वो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव ही केवल ज्ञान है। ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये तो हमने, क्योंकि केवल ज्ञान कहीं खंडित हो रहा है, किस रूप में? कर्म आवरण से। तो पूरी तरह से केवल ज्ञान को हम अभी उजागर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए टेम्पररी हमने मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के आधार पर अपना काम चलाया है। बट मूल आत्मा का स्वभाव तो अनंत ज्ञान या केवल ज्ञान ही है। अब बात आ रही है कि जो चार भेद बताए गए, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्यव, इसकी अपेक्षा संग्रह नय की अपेक्षा। संग्रह नय में क्या होता है? हम कलेक्टिवली किसी चीज को समझते हैं। और मति ज्ञान में ऐसे कई तरह की मति आ सकती है, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग तरह की बुद्धि होती है। तो उस अपेक्षा से अगर हम देखें तो असंख्य भेद बन सकते हैं। लेकिन संग्रह की दृष्टि से ये चार भेद बताए गए हैं, जो ज्ञानावरण कर्म के वजह से ये चार भेद हैं। और जब ये समाप्त हो जाए तो फिर ये जो तरतमता है, जो असंख्य भेद वाली बात है, वो समाप्त हो जाएगी। ना ये चार भेद की बात रहेगी, ना असंख्य भेद की बात रहेगी। तो वहां तो सब एक जैसी हो गई। सब आत्माएं जो भी ज्ञानावरणी कर्म से मुक्त है, वे सारी की सारी आत्माएं, उनका सबका ज्ञान का लेवल एक जैसा हो जाता है। उसमें कोई न तो तरतमता है, न उसमें कोई भेद की आवश्यकता है। इसलिए कहा जाता है वो केवल ज्ञान है। अब कोई जिज्ञासा अगर न हो तो एक पैराग्राफ करते हैं, और जिज्ञासा है तो पहले हैंड रेज कर लें।
निशा जी। निशा जी म्यूट है। संग्रह दृष्टि को हम क्या मीनिंग, मतलब क्या मीनिंग? हेलो, आवाज आ रही है? अनम्यूट हूं हाँ, मैं, आवाज संग्रह नहीं आ रही? दृष्टि का मतलब ये होता है किसी चीज को एक हम कलेक्टिवली समझें और एक इंडिविजुअल समझें। जैसे मैं अगर ये कह दूं कि थाने के लोग तो बहुत रिच है, तो यहाँ पर हमने कलेक्टिवली कहा कि अधिकांश व्यक्ति रिच हैं। और अगर उसमें ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो शायद बहुत कम पैसा होगा लेकिन फिर भी वो रिच में आ गए, क्योंकि कलेक्टिवली संग्रह नय की दृष्टि से, मतलब एक समूह के रूप में अगर हम कहें तो वहां अधिकांश व्यक्ति इस तरह के हैं, तो हम वैसा कह सकते हैं। और अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो फिर तो थाने के एक एक व्यक्ति का एनालिसिस होगा कि भाई वहां पे मान लीजिए 5 लाख व्यक्ति रहते हैं, तो भाई ये व्यक्ति तो 10,000 सैलरी वाला है, ये 50,000 सैलरी वाला है, ये 5 लाख सैलरी वाला है, या ये बिजनेस में साल का 5 करोड़ कमाने वाला है। तो ऐसे कितनी सबकी अलग अलग तरफा होगी, मतलब कोई 4 करोड़ वाला होगा, कोई 4 करोड़ 19 लाख वाला भी होगा। तो ऐसे असंख्य भेद बन जाते हैं अगर हम इंडिविजुअली देखें तो। और संग्रह से देखें तो हमने एक साथ कलेक्टिवली कर दिया, अभी थाने के लोग बहुत रिच हैं, मुंब्रा के लोग अपेक्षाकृत थोड़े पुअर हैं, तो ऐसे कलेक्टिवली बात की जा सकती है। तो कई बार चीजों को शॉर्ट में समझने के लिए कलेक्टिव बात करनी पड़ती है, इंडिविजुअल बात करेंगे तो अपनी बात कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। तो शॉर्ट एंड स्वीट का जमाने में तो हमें कलेक्टिव बातों की बहुत ज्यादा महत्व इसमें आ जाती है। और कोई जिज्ञासा है? ठीक है, आई थिंक अभी जिज्ञासा तो नहीं है, लेकिन अब समय भी बहुत ज्यादा नहीं है, ऑलरेडी 8:02 हो चुके हैं, तो एक बार यहीं पे ब्रेक करते हैं। मुझे लगता है कि अगली क्लास जो मंगलवार को हो सकेगी, मंडे का शायद सबकी इच्छा थी अवकाश रखें होली के अवसर पर, तो उसमें भी शायद केवल ज्ञान का विषय ही चलेगा। बहुत लंबा है, केवल ज्ञान के बारे में बहुत सारी बातें हैं, और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आएगी। अब जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा स्लो स्पीड जरूर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यूजफुल है, और चीजों को अगर गहराई से समझना है तो स्लो जाना ही बेटर होगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो बस उसी रूप में हम ज्ञान मीमांसा को अच्छे से पढ़ें एंड पूरा ग्रास्प करते जाएं। तो आज का जो सेशन है हम यहीं एक बार कंप्लीट करते हैं।